नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम द इंटरव्यू। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक खास शख्स से। और हमारे साथ में जो आज खास शख्स हैं वो खास इसलिए हैं क्योंकि कांसी राम के साथ में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और भाजपा से होते हुए, समाजवादी पार्टी से होते हुए अपनी पार्टी बनाई है और आज 6 विधायक उनके पास में हैं। कहते हैं कि टेम्पो भी चलाया है आपने, गाड़ी भी चलाई और वहाँ से जो सफ़र तय किया था वो आज 42 साल से ज़्यादा का 42 साल से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है। हम उनके राजनीतिक करियर के विषय में भी जानेंगे, जो भागवत ने बयान दिया उसके विषय में भी समझेंगे, राजनीतिक जो उनका करियर रहा है सपा, भाजपा और बाकी लोगों के साथ में, उसमें क्या उतार चढ़ाव रहे उसके बारे में भी समझेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। बड़ा लंबा सफ़र तय किया आपने। 1981 में कांसी राम जी के साथ में आपने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? कि हम लोग शिक्षा पीरियड में हम लोग एक दिन ट्रेन छूट गई बनारस, तो हमारे साथ जो लड़का पढ़ता था उसके पिताजी जो है रेलवे में इंस्पेक्टर थे। तो संजोग से उस दिन मान्यवर कांसी राम जी की मीटिंग रेलवे प्रेक्षागृह बनारस में रही 4 बजे के बाद। तो वो नौकरी से ड्यूटी से छूटे तो हम लोग सोचे कि जब ट्रेन छूटती है तो उन्हीं की गाड़ी से हम लोग आ जाते थे, तो वह इन्हीं की गाड़ी से चला जाएगा। तो जब उनके पास गए तो कहें कि अभी 1 घंटा हम लोग मीटिंग है, उसमें उसके बाद चलेंगे। तो उसमें बाम सेब की मीटिंग मान्यवर कांसी राम जी लेते थे। आपकी जो राजनीति की शुरुआत है वो एक्सीडेंटल हम कह सकते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं कि अचानक से कांसी राम जी से मुलाकात हुई, उसके बाद से आपने राजनीति शुरुआत किया। आपने टेम्पो भी चलाया, आपने गाड़ी जीप लिया, उससे भी सवारी भी भरते थे। राजनीति और ये अर्थव्यवस्था को, दोनों को बैलेंस करना कोई आसान काम नहीं था। देखिए, जीप के साथ साथ हम लोग कॉमर्शियल खेती शुरू की, सब्जी की, और 4 भाई थे। चारों ने लक्ष्य बनाया कि प्रतिदिन हम लोगों को 500 रुपया बचना चाहिए, 2000 रुपया चाहे जैसे हो बचना चाहिए। तो अपनी भी खेती, मंडी में जा कर के और किसानों के माल को खरीद के उसको जो है बेच करके धन को इकट्ठा करना, पूरे इलाके में किसानों के अन्न को खरीद करके मंडी में पहुंचा के उससे प्रॉफिट। लक्ष्य था कि हमको हर हालत में 2000 रुपया कमाना है। उसमें हम सफलता हासिल किए। लेकिन फिर अचानक से क्या हो गया कि आपका बसपा से मोह भंग हो गया? कहा यह जा रहा कि क्या सिर्फ यही इतना ही कारण था कि एक ज़िले का नाम बदलने की वजह से आपने पार्टी छोड़ दिया? नहीं, देखिए, मान्यवर कांसी राम जी ने जो पढ़ाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग जो सरकार बनने के बाद जो योजनाएं चली, जैसे अंबेडकर ग्राम विकास योजना, तो एक जाति की बन के रह गई। अगर कोई गांव अंबेडकर जी के नाम से घोषित हुआ तो उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, बिंद, केवट, मल्ला, माझी, मझवार, तुराहा, तुरैया, आर्य, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, बारी, बिहार, सब जाति के लोग रहते थे। तो सभी जातियों के रास्ते, नाली, पुल, खड़ंजा, हैंडपंप, 14 स्कीमें थी, लेकिन वो एक जाति का बन के रह गया। तो उस पर हमारा विरोध हुआ। जब पट्टे होने लगे तो एक जाति का पट्टा होने लगा, तो शेष जातियां जो भूमिहीन थी तो उनको पट्टा न मिलना एक ये भी बड़ा कारण था। मुझे लगता है पूरी राजनीति में की जो बीमारी है वो हिस्सेदारी के लेकर के ही है। तो लेके जब मान्यवर कांसी राम जी कहा करते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो जब इतिहास बनाने की भी बात आई तो जो हमारा इतिहास था वो इतिहास मिटाए जाने लगा। चाहे वो महाराजा सुहेल देव जी का हो, चाहे डल देव जी का हो, चाहे बंदार राजा का हो, चाहे महिपाल राजा का हो, ये जो हमारी कौम के राजा थे, जब उनके इतिहास बनाने की बात आई तो उस पर फोकस नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आपस में टकराहट पैदा की कि हम भी अगर हैं आपके साथ तो हमारे भी पूर्वज हैं, तो हमारे पूर्वजों का भी इतिहास होना चाहिए। तो ये आपकी जो नाराजगी थी वो तो एक दिन में नहीं हुई होगी ना, धीरे धीरे करके लंबे समय तक। 14 साल में था वहाँ कांसी राम जी के साथ, 1-2 दिन नहीं। आपने जब 2002 में बसपा छोड़ी, उस दिन तत्कालीन कारण क्या था? देखिए, उस दिन मायावती जी से हम लोगों ने एक घटना घटी थी। एक गांव सा हरिहरपुर, तो पट्टा हो गया था और उस पे यादव, राजपूत, ब्राह्मण, राजभर
चमार, मतलब सभी करीब 22-23 जातियां बसी थी और एक जाति को पट्टा हो गया। एसडीएम और तहसीलदार वहाँ पहुँच गए गिराने के लिए कि नहीं, पर कब्जा दिलाने के लिए। तब जहाँ मकान 50 साल 60 साल 70 साल के बने हैं, 100 साल के मकान, तो उसको कैसे गिराएं? तो पूरा गांव एकजुट होकर के विरोध में खड़ा हो गया। लेकिन उसके बाद तो आप भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हो गए। हाँ नहीं, तो आपको राजनीति ने सिखा दिया। कांसीराम जी ने सिखा दिया था, खूब बढ़िया। कांसीराम के बाद में अपना दल के उन्होंने भी सिखा जी ने हमको बढ़िया पढ़ा दिया था, और उसके बाद सुनील पटेल जी ने हमको बच्चा सिखा। फिर उसके बाद तो आपने भाजपा, तो फिर नहीं, उसके बाद तो हमने पार्टी बना ली 2002 में। हम लोगों ने कहा कि हमारा मन हिचक गया था कि नहीं, अब राजनीति नहीं करेंगे, खेती करेंगे, और खेत क्यारी रही है, अब युवा की खेती करेंगे इतना अपना। तो फिर हमारे साथ जो लड़के थे हमारी उम्र के, तो लोगों ने कहा कि यार हम लोग जिले में पार्टी चलाया जाए। हम यार जिला में कहाँ चलाओगे, कहाँ थाने पर कैसे जाएंगे, कौन सा मुँह लेके जाएंगे, कोई झंडा डंडा चाहिए ना। चलो हम लोग जिले में एक पार्टी बना करके जिले में चलाया जाए। तो जबकि सब लोग पार्टी की घोषणा लखनऊ करते हैं, हमने अपनी पार्टी की घोषणा आपके सुहेलदेव पार्क, महाराजा सुहेलदेव राजभर पार्क सारनाथ वाराणसी में, कि चलो बनारस में पार्टी चलाया जाएगा। तो बनारस में पार्टी चलाने के नाम पर हम लोगों ने पार्टी बनाई। क्योंकि बनारस में आपकी पैदाइश हुई, बनारस के ही रहने वाले हैं, तो इसीलिए उसी को चुना आपने। तो उस बनारस को टारगेट बना के किया गया। पार्टी घोषणा भी उसके बाद ये हुआ कि चलो एक कार्यक्रम मुख्यालय प्रदर्शन का हो। तो वहाँ करीब हमको अंदाज है कि 10-12 हज़ार लोग जुट गए। तो बनारस कमिश्नरी थी उस समय, बलिया के लोग भी आते थे, बलिया बनारस में था। तो मऊ के, गाजीपुर के, इधर चंदौली भदोही, तब अलग नहीं था, ये सब एक में था। तो बहुत लोग आए, सुने। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे ज़िले में आ जाइए। वो कहा हमारे ज़िले में कि भैया हम कहीं नहीं जाएंगे। तो लोग कहा आप खाली भाषण देने चले आइए, जो यहाँ बोल रहे हैं वही यहाँ बोलिए। तो फिर ये कुछ लोग कहें कि चलो वो चला जाए। तो गए, पहले गाजीपुर गए, फिर चंदौली चले गए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर पूरा पूर्वांचल को हम लोगों ने घेरा। और धीरे धीरे करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान। उसी बीच मायावती जी ने कोशिश की कि हमारी पार्टी में विलय कर लो, मंत्री बन जाओ। मुलायम जी जिंदा थे, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में विलय कर लो, मंत्री बन जाओ। कांग्रेस ने कहा कि हमारे में विलय कर जाओ, राष्ट्रीय महासचिव बन जाओ, कैबिनेट मंत्री बना देता हूँ केंद्र में। हम कहे मुझे न मंत्री बनना न विलय करना, या विलय नहीं करेंगे। फिर उसके बाद तो 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया और पहली बार आपको 4 विधायक आपके मिले। लेकिन मुझे लगता है कि 81 के जो ओम प्रकाश राजभर थे वो 2017 तक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हो गए और आपने उनको सबक सिखा दिया। 2 साल कैबिनेट मंत्री भी बने आप वहाँ पर, जहाँ तक मुझे याद है पिछड़ा वर्ग और विकलांग कल्याण के मंत्री, दिव्यांग कल्याण के मंत्री थे। तो क्या आपने उनको राजनीति सिखा दिया? नहीं, उनको हम नहीं। देखिए, हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। अब की जो राजनीति है वो लोग अवसरवादिता की राजनीति है। हम मुद्दों के आधार पे गए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 2001 में बनी, हमने कहा कि उसको लागू करने के सवाल पे हमारा उनका टकराहट थी। लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि राजनीति में लाभ लेने के लिए लोग अपने मुद्दे भूल जाते हैं, लेकिन आपने मुद्दों को आगे करने के लिए अपना राजनीतिक नुकसान कर लिया। आपको कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। क्या दिक्कत है? आपने देखा एक इतिहास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया कि वंचित, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित के हक के लेकर के कांग्रेस से लड़ाई लड़ी। जब कांग्रेस ने बात नहीं मानी तो केंद्रीय मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ जब हमने देखा कि 2 बार वर्तमान गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, 2 बार यहाँ आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री से 2 बार पंचायत कराई। इशू सामाजिक न्याय समिति का ही मुद्दा था कि इसको आप कर दो। उन्होंने नहीं किया तो मैंने रिजाइन दे दिया। राजभर, ओम प्रकाश राजभर दिमाग से राजनीति नहीं करते हैं, दिल की राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नुकसान देश की लड़ाई में महात्मा गांधी जी को उठाना पड़ा। देश के हिस्सा दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नुकसान उठाना पड़ा। कि आपने देखा कि बच्चे की डेथ हुई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, वो उसको देखने तक नहीं आए और पूरे देशवासियों को अपना परिवार समझ करके वो विदेश मीटिंग में चले गए। तो बाबा साहब डॉक्टर को भी नुकसान उठाना पड़ा।
जितने लोग समाज में आए समाज हित के लिए, देश हित के लिए, उनको तो उठाना पड़ेगा। आपने उसके बाद समाजवादी पार्टी से तालमेल किया, वहाँ भी आपको अच्छी सीट मिली और 6 सीटों पर आपने जीत दर्ज की, बड़ी जीत, लेकिन वहाँ भी आप टिक नहीं पाए। देखिए, हमारे सोच और पार्टियों की सोच, वो हाथी के दांत कुछ और दिखाने के और खाने के कुछ, इस तरह पार्टियों के पास 2 चीज़ें हैं, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ। अब अगर हम बात गए वहाँ, तो वहाँ भी मैंने जातिवाद जनगणना को उन्हीं के मंच पे उनको बैठा के बोलता था। जो क्षेत्र की जनता एकदम आग बबूला हो जाती थी कैंडिडेट का नाम सुनने, राजनीति हो गई एकदम। खैर सीखा, अखिलेश जी ने सिखाया, वहाँ समाजवादी पार्टी में मैंने हम बराबर सीखते रहते हैं, तो वहाँ भी हमने सीखा। आपने भी सीखा, अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, आप भी सिखा देते लोगों को राजनीति। चलिए, वक्त एक ब्रेक का चला, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो आप लोग अपना स्क्रीन छोड़कर कहीं ना जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आएंगे तो अब जो दूसरा सेगमेंट होगा हमारा, उस पर हम चर्चा करेंगे मोहन भागवत के बयान की, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, और जो इस समय ब्राह्मण वर्ग जिस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहा है मोहन भागवत को, इन सब सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बात यह है कि अखिलेश जी से आपकी बनी नहीं, उनसे क्या कारण था वहाँ से हटने का? लास्ट जो आपकी बात हुई उनसे, किस बात को लेकर मतभेद हुआ? देखिए, हमारी कोशिश थी कि हम 46-47 डिग्री टेम्परेचर पर, हम आजमगढ़ बाई इलेक्शन लोकसभा का था, हम वहाँ काम कर रहे हैं। हम कई बार फ़ोन किए कि यहाँ हम 8-10 हज़ार वोट के मार्जिन से हार जीत का चल रहा है, आप यहाँ 3-4 विधानसभा और कार्यक्रम कर दीजिए तो हम लोग जीत की तरफ बढ़ जाएंगे। तो वो उस बात को नहीं माने। उसके पहले जो विधानसभा में चुनाव के समय टिकट बंटवारे की बात थी, हम उनसे कहते थे कि देखिए, आप परशुराम जी की मूर्ति लगा करके वोट नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि भगवान राम के नाम पर लाखों ब्राह्मण की रोजी रोटी चलती है, तो भगवान राम के साथ रहेगा। परशुराम के साथ किसी की रोजी रोटी नहीं चलती, वहाँ नहीं रहेगा। आपको मूर्ति लगवानी है तो आप रविदास जी की लगवा दो, अंबेडकर जी की लगवा दो, महात्मा ज्योतिबा फूले की लगवा दो, सावित्रीबाई फूले की लगवा दो, सुहेलदेव जी की लगवा दो, पृथ्वीराज चौहान की लगवा दो, किसी ऐसी मूर्ति लगवाओ कि उसका संदेश जाए। नहीं माना। फिर टिकट बंटवारे में हमने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टिकट अति पिछड़ों को दो, जो इधर उधर भटक रहा है, जो आपका साथ नहीं है। हम कश्यप को टिकट दे करके, बंजारा को टिकट दे करके, बहेलिया को दे करके, बारी को, बियार को दे करके, चौहान बिंद के वटमल्ला को टिकट दे करके हम उनका वोट हासिल कर सकते हैं। हम 2 टिकट अगर बंजारा को दे दें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ बंजारा वो आपको वोट देगा। हम नाई को 2 टिकट दे करके, हम प्रजापति को 4 टिकट दे के, हम ये पाल को 5 टिकट दे करके, हम इनको दे करके हम वोट ले सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह थी कि आपने कहा कि हमारा जीत का स्ट्राइक रेट आरएलडी से ज़्यादा है, लेकिन आरएलडी के उनको लोकसभा भेज दिया गया, आपको लोकसभा नहीं भेजा गया। कि वो कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारा मानना है कि एक ही शेर रहे और 20 सीआर लेके क्या करे। वो लोकसभा गए, अच्छी बात है, कभी आवाज़ सुनाई दी? नहीं सुनाई दिया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में बोलता है, पूरा देश सुनता है। बेटे को विधान परिषद भेजना चाह रहे थे आप, वो भी नहीं मानी बात उन्होंने आपकी? हमारी कोई ऐसी कोई शर्त हमारी उनकी तय नहीं थी। जब उन्होंने राज्यसभा भेजा, 8 सीट वाले को राज्यसभा भेजा, तो पार्टी के नेताओं की बात हुई कि अगर वो राज्यसभा नहीं दे सकते, उनके पास 8 सीटें राज्यसभा दे रहे हैं, तो हम लोगों के पास समझौते में 6 सीटें, तो हमको एमएलसी का उनको सीट देनी चाहिए। ये पार्टी के नेताओं की बात थी। हमारे तरफ से कोई डिमांड थी कि 2 न दो, हमारा वो मकसद नहीं था। यहाँ भी अंतिम क्या बात हुई, जो लास्ट में आपसे क्या मतभेद हुआ जो पार्टी तक छोड़ना पड़ा आपको? देखिए, हमने कहा कि एसी से निकल करके आप बाहर काम करिए, ये बात उनको बुरा लगी। हमने कहा कि आपके जो नवरत्न आपको घेर करके गलत आपको फीडबैक दे रहे हैं, ये गलत बात है। वो खुद अपना बूथ नहीं जिता सकते तो आपको कैसे जितवा सकते हैं? तो इनसे आप निकल करके अपने कार्यकर्ताओं की बात मानो, और जो आपके साथ जिनको मोर्चा बनाए हो, आप
इनकी बात को सुनो, समझो तब मानो, सुनो गुनो तब धुनो। लेकिन न किसी से सलाह लेना, न किसी से कोई बात। अब जैसे अंतिम बात बतावें उनके, हमारे पास 6 वोट, चुनाव आ गया राष्ट्रपति का, हमारे यहाँ फ़ोन आया, आप अपने 6 विधायकों को बुला लीजिए और 10 बजे मीटिंग है। हमने बुला लिया, यहीं बगल अंदर बैठे हम लोग मीटिंग कर रहे थे कि भाई हम सभी लोग एक साथ होकर के अखिलेश जी प्रत्याशी तय किए हैं यशवंत सिन्हा को, तो उनको वोट देना है। हम लोग यही बात ही कर रहे हैं, तब तक फ़ोन उनके नवरत्न का आ गया कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, विधायकों अधिक घर चले जा। तो हम कहे ठीक, कोई बात नहीं। तो जिनको जरूरी था वो चले गए, हम 3 लोग यहीं, 4 लोग यहीं रह गए। अब उस दिन 5 बजे, 4 और 5 के बीच में यशवंत सिन्हा भी आते हैं और जयंत चौधरी भी आते हैं और अखिलेश जी प्रेस वार्ता भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं। लेकिन आपको हमको नहीं बुलाया गया, मना कर दिया गया, ना तो शिवपाल जी को बुलाया गया। क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? अहंकार। देखिए, पिछड़े वर्ग में अखिलेश जी को ये लग रहा कि हम ही नेता रहें और कोई नेता पैदा ना होने पाए किसी जाति का। इस अहंकार में वो बर्बादी की कगार पे जा रहे हैं। अगर उनको अकल होती तो नकल भी मार लेते, चाहे वो बसपा का नकल मारते, चाहे बीजेपी का नकल मारते, किसी की नकल मारते, तो उनको देखने को मिलता कि सारी पार्टियां एक एक जातियों के लीडर बना बना करके तो बड़ा कर रही हैं और आप छोटा करने में लगे हो। तो छोटा कर रहे हो तो कितना वोट पाओगे? बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा के पास जाएगा ना। हर आदमी जब बड़ा पेड़ होता है तो धूप लगती है, बरसात होती है, तो झटके में उसी पेड़ के नीचे जाता है। अब आप छोटा कर रहे हो तो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। चलिए, अब वहाँ से हट के थोड़ी दूसरी राजनीति की बात कर लेते हैं। मोहन भागवत पर आ जाते हैं। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये वेदों ने नहीं बनाई, धर्म ग्रंथों ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई। इसको लेकर के पूरे देश में हाहाकार मच गया है। देखिए, 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने भी वही बात कही थी जो बात मोहन भागवत जी ने कही है। कोई भी जाति भगवान ने नहीं बनाई, कोई ग्रंथ भगवान ने नहीं लिखा, लेकिन वर्ण तो बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। कोई व्यवस्था भगवान ने नहीं दी है। भगवान ने सबको एक बराबर पैदा किया है, एक रूपता दिया है। जो मोहन भागवत जी ने बात कही है, हम उनकी बात से 100% सहमत हैं, उनकी बातों का समर्थन है। उन्होंने उस बात के दायरे में संविधान की बात कर कहा। संविधान के पहले पन्ने पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, वही बात तो कह रहे हैं ना कि वर्ण व्यवस्था बना करके जाति ऊंच नीच पैदा कर दिया गया। इसमें जो समानता है, जो अधिकार है, ये आपस में लड़ने लड़ाने की बात आती है। यही बात ना उन्होंने कहा। लेकिन वो तो कह रहे हैं, जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो तो लगातार अटैक कर रहे हैं कि ये तो चित पावन ब्राह्मण है और ये तो यहाँ के ब्राह्मण है नहीं, वो तो यहूदी वाले ब्राह्मण है। तो अब वो चाहे यहूदी वाले ब्राह्मण हो, तो अब जो बनाया होगा तो यहूदी वाला बनाया, कौन बनाया अब तो ये जांच का विषय। गीता लिखा किसने? भगवान ने। भगवान ने नहीं लिखा है। वेदों में भी वेद के भगवान ने कोई न गीता न वेद न कोई भगवान ने नहीं लिखा। तो धर्म ग्रंथ से कहा जाता ना कि वो लिखने वाला कौन है जी? लिखा तो मानव ने नहीं ना। जो विद्वान रहा होगा, जो ज्ञाता रहा होगा, वही ना। जैसे आज कोई फिल्म बनती है या कोई धारावाहिक बनता है तो कोई व्यक्ति ही ना बनाता है। किसी का भी व्यक्तित्व कृतित्व अगर ले आता है तो कोई इंसान ही ना लिखता है, वो व्यक्ति तो नहीं लिखता है। अब चाहे भगवान राम की व्यथा को भगवान राम ने तो नहीं लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा ना। तो जो वाल्मीकि जी ने लिखा तो द्रविड़ भाषा में लिखा। अब उसको हिंदी में व्याख्या करने में, ये बंगाली भाषा में, अलग अलग भाषा में व्याख्या करने में तो सब अलग अलग अर्थ निकलना शुरू हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति के विषय में लिखा गया वो व्यक्ति नहीं लिखा, तो भगवान ने नहीं लिखा, भगवान ने नहीं बनाई जाती। जो बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो 100% सही। क्या आपको लगता है कि ये जो विमर्श चल रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो एक विमर्श खड़ा किया, उसकी काट है क्या? कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसको डाइवर्ट करने के लिए किया गया? नहीं, देखिए, जब हाई कोर्ट का आदेश निकाय चुनाव के लिए आता है तो सभी पार्टियां मान लेती हैं, लेकिन वही हाई कोर्ट का आदेश
भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 2 महीने का टाइम देती है। उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाती, न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, न भाजपा, कोई अमली जामा नहीं पहनाने को तैयार, कि हाई कोर्ट का आदेश है। फिर रिमाइंडर आता है कि 1 महीने में इस प्रस्ताव को दिल्ली भेज के इनको उसमें करो। इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। आज चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, ये जो चर्चा कर रहे हैं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिनिस्टर थे, तब महिलाओं का अपमान नहीं दिखाई दिया, वो चौपाई नहीं पढ़े। तब पिछड़े दलित का अपमान नहीं दिखाई दिया, वो चौपाई नहीं पढ़े। जब सत्ता बसपा की जाते देखा, तब इन्होंने रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। तब उसी चौपाई को पढ़ने लगे, उसी रामचरितमानस पर, उसी ग्रंथ पर ये माला फूल चढ़ाने लगे। राम राम जपना, पिछड़ों का हक लूटना, ये नारा लगाया, और नारा लगा के बेटी का जो है सांसद बना दिया। नहीं, क्या लगता है कि कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है, पहले जो 80-20 का अभी तक मामला चल रहा था, वोटों का पोलराइजेशन हो रहा था हिंदू मुस्लिम करके, उसको 97 वर्सेस 3% में कन्वर्ट कर दिया है। तो एक नई प्रकार की राजनीति शुरू कर दिया है। कितना सहमत है, कितना असहमत है? नहीं, हम सहमत नहीं है। पहले तो वो अपने को सहमत हुए। राम मनोहर लोहिया जी को हमने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि अगर समाजवाद लाना है तो अपने नाम के आगे पीछे जाति हटा दो, तब समाजवाद के लिए लड़ो। और यहाँ अखिलेश जी को लीजिए, अखिलेश सिंह यादव। नहीं, लेकिन आज तो अपने आप को शूद्र कह रहे हैं, घरे में तो शूद्र हूं। का है, आधा तो छत्री है। अखिलेश सिंह यादव आधा छत्री आधा शूद्र, अब बिचवा में पति पत्नी, आधा शूद्र आधा छत्री। नहीं, लेकिन क्या, पहले तय कर लें, अपने घर में तय कर लें कि पूरे परिवार में कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र, कौन वैश्य है, पहले वो तो तय कर लें। हमारी बात बहुत कड़वी लगेगी, हम बहुत साफ साफ बोलते, पहले तय कर लें। सत्ता में थे तो नहीं शूद्र याद आया, तब अहिर खाली याद आया, उसमें हम नहीं याद आए। बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया नहीं याद आया, आरा कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंघा नहीं याद आया, जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान नहीं याद आया। तब नहीं समझ में आया, तब खाली अपनी बिरादरी को देख रहे थे। सत्ता में थे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए मैंने नहीं कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था 4 सितंबर 2013 को। आपने क्यों नहीं लागू किया? तब आपको हम लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, उस समय तो आप बहुत अच्छा बोल लग रहा था। 13 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम सरकारी में लागू करो, एक समान शिक्षा लागू करो। किया उन्होंने? नहीं किया। ये सत्ता में रहते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, और सत्ता से बाहर आते हैं तो शूद्र दिखाई दे रहा है, वैश्य दिखाई दे रहा है, क्षत्रिय दिखाई दे रहा है, उस समय नहीं दिखाई दे रहा था। हम इनसे पूछ नहीं, हमारा सवाल आपके माध्यम से है अखिलेश जी से। बस्ती में 13 सीटें हैं, बस्ती में मंडल में 13 सीटें हैं, 3 सुरक्षित हैं, 10 सीटें सामान्य हैं, 10 में 5 आपने ब्राह्मण लड़ाया, तब शूद्र नहीं दिखाई दिया? तब आपको कश्यप नहीं दिखाई दिया, पाल नहीं दिखाई दिया, प्रजापति नहीं दिखाई दिया, नाई गोड़ पाल नहीं दिखाई दिया? ओम प्रकाश राजभर ऐसा नहीं बोलता है, साक्ष्य और सबूत के साथ बोलता है। अब आप एक और सहयोगी पार्टी है उनकी, पल्लवी पटेल भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल खड़े कर रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, समाजवादी पार्टी में मैंने सोशल मीडिया और टेलीविजन पे देखा, दर्जनों विधायक दोनों लोगों के बयान से असहमत हैं, खुल करके टीवी पर और आकर के बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग गलत बोल रहे हैं, इन लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे नुकसान पार्टी का हो रहा है। अभी वो सोच रहे हैं इससे वोट मिलेगा। अरे लड़ाई लड़ना है तो कमर कसो जातिवाद जनगणना के लिए। नहीं, वो कह रहे हैं हम जातिवाद जनगणना कहाँ करेंगे? घरे में आपके चैनल पर आके बोलेंगे? नहीं, क्या आंदोलन है? स्वामी प्रसाद को आगे किया 11 महीने से क्या आंदोलन है? 11 महीने में जातिवाद जनगणना के लिए क्या किया? 5 साल सत्ता में तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए क्या किया? घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए सत्ता में तो क्या किया? गरीबों के इलाज फ्री करने के लिए सत्ता में तो आपने क्या किया? सवाल तो खड़ा ये हो जाता है ना, आज आप शुरू कर रहे हो जब सत्ता से बाहर हो। चलिए, पल्लवी पटेल के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो पार्टी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो उनके मुखिया अखिलेश जी हैं, तो पल्लवी पटेल जी को तो हम मानेंगे कि भाई वो सही बात बोल रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर संविधान के दायरे में, संविधान किसी को भी ये इजाज़त नहीं देता किसी धर्म मजहब के खिलाफ कोई बोले। सभी धर्म मजहब के लोग अपने अपने मजहब धर्म के हिसाब से रहने, बोलने, चलने, काम करने का सबको
इजाज़त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। आखिरी सवाल जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं कि पूर्वांचल में 12% से लेकर के 22% तक राजभर का वो है और करीब 2 दर्जन सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर आप निर्णायक होते हैं राजभर। आगे की आपकी राजनीति क्या है? कि अभी 25 करोड़ आबादी में जो वंचित शोषित है उसके बीच में है, आधी आबादी जो महिलाओं की है, हम उनको महिला हक अधिकार सम्मेलन के माध्यम से उनके कार्यक्रम हम 4 मंडलों में कर चुके हैं, अभी 14 मंडलों में करेंगे और उनको जगा रहे हैं। गठबंधन किसके साथ करेंगे? किधर जाएंगे राजभर? गठबंधन उधर हो रहा है। आप तो भाजपा के भी काफी करीब नजर आ रहे हैं। पाठक ने आपको बुलाया, तो आपके भी करीब हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आपको अटल जी के कार्यक्रम में बुलाया, वहां भी नजर आते हैं। अभी बुलाइए, हम आप बुलाए हैं, आपके यहाँ आए हैं। हम हर जगह जाते हैं। किधर जाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी, किधर जाएंगे? हमारा लक्ष्य एक है, जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट करेंगे तो उनके साथ भी जाएंगे क्या? हमको तो नहीं विश्वास से करेंगे, हमको नहीं, क्योंकि जब गर्म दूध पीते समय बिल्ली जल जाती है तो माठा फूक फूक के पीती है। 5 बार सत्ता में, 5 साल सत्ता में थे, तब इनको क्यों नहीं याद आया? आज क्यों याद आता है? आज मायावती जी को क्यों याद आ रही है बात? तब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट याद नहीं आई, तब घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात याद नहीं आई, गरीबों का इलाज फ्री करने की बात याद नहीं आई। ये सारी चीजें क्यों नहीं सत्ता से बाहर होने के बाद याद आती हैं? आखिरी सवाल, क्या फिर सवाल वही है, कहाँ जाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी? किसके साथ खड़े होते नजर आएंगे? चुनाव में जब गठबंधन होते हैं तो 4 महीना 5 महीना के आसपास ही गठबंधन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी 50 दलों को मिला के तब दिल्ली में सरकार बनाई, यूपी में 3 दलों का है, पूरा देश गठबंधन से जूझ रहा है। वो टाइम आएगा तो हम आपको पहले बता देंगे कि गठबंधन कहाँ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी जो मैं बता रहे हैं कि अभी वो वक्त नहीं आया है जिसका खुलासा किया जा सके कि ओम प्रकाश राजभर जी किधर जाएंगे, क्योंकि वो बसपा में भी रहे हैं, अपना दल में भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी में रहे हैं। सभी दलों का स्वाद उन्होंने चखा है, लेकिन अब अगला कदम क्या होगा ये रुक करके थोड़ा देखना होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ में, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।